नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में अब तक जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे उनमें हम लोगों ने टाइप ऑफ प्रोसेसेस के बारे में, केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के बारे में और उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। अब हम लोग इस चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर 1 में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे बैलेंसिंग के लिए, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन था जिसमें H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट HCl। पहला काम क्या होता था? केमिकल रिएक्शन को लिखना, ऑलरेडी लिखी हुई है। दूसरा काम टेबल ड्रॉ करते थे 3 कॉलम की। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट, देन LHS, देन RHS। एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। LHS में हाइड्रोजन कितने? 2। RHS में कितने? 1। LHS में क्लोरीन के एटम कितने? 2। RHS में 1। इसके बाद रिएक्शन की बैलेंसिंग को देखते हैं। देखिए, इधर LHS में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 1। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें कि इधर भी 2 हाइड्रोजन हो जाए, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ HCl। जैसे ही आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर हो गए और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम भी दोनों तरफ बराबर हो गए। तो फिर ये रिएक्शन कैसी हो गई है? बैलेंस। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम लोगों ने दिया था यहाँ पे। दूसरी रिएक्शन थी जिंक प्लस HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। पहले टेबल ड्रॉ करते हैं। एलिमेंट LHS, RHS। कौन कौन से एलिमेंट हैं? जिंक है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। LHS में जिंक 1, RHS में भी 1। हाइड्रोजन देखिए LHS में 1, क्लोरीन को भी देखिए LHS में 1। RHS में क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। ये आपकी टेबल क्या हो गई? प्रिपेयर। इसके बाद हमें क्या करना होता था? बैलेंसिंग स्टार्ट करनी थी। देखिए, जिंक तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो फिर बैलेंस कैसे करें? या तो हाइड्रोजन को या क्लोरीन को, वॉट एवर यू वांट। अगर क्लोरीन के साथ जाना चाहते हैं क्लोरीन के साथ जाइए, हाइड्रोजन के साथ जाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लोरीन के साथ गए तो इधर कितने क्लोरीन एटम? 2। इधर कितने? 1। क्या करूं? 2 का मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम लोग HCl में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी Zn प्लस ट्वाइस HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। जैसे ही आपने क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो उसके साथ साथ वो मल्टीप्लाई किसमें भी हो गया? हाइड्रोजन में भी। तो इससे कि हाइड्रोजन के एटम भी क्या हो गए? बैलेंस। तो ये वाली रिएक्शन भी हमारी क्या हो गई? बैलेंस। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन है PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है, जिसे आपने हीट किया। ऐसा करने पर टूट करके उसने लेड ऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, साथ में ऑक्सीजन। पहला काम फिर से यहाँ पे क्या होगा? टेबल को ड्रॉ करना। तो एलिमेंट LHS, RHS। एलिमेंट कौन कौन से हैं? लेड है और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। LHS में लेड कितने? 1। RHS में कितने? 1। LHS में नाइट्रोजन कितने? 2 1 जा 2 और इधर 1। ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6, 1 2 3 2 5।
जब फर्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को दिया था, तभी मैंने बोला था कि जब भी आप बैलेंसिंग करते हैं तो आप एक चीज को ध्यान में रखते हैं कि ऐसा कोई भी एटम जो आरएचएस में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो या एलएचएस में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तो उसकी बैलेंसिंग सबसे लास्ट में करते हैं। पहले ऐसे एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो एलिमेंट एलएचएस या आरएचएस में एक एक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। तो फिर ऑक्सीजन तो तीन तीन जगह है, तो इसकी तो बैलेंसिंग क्या करेंगे सबसे लास्ट में। पहले किसके पास जाएंगे, फिर नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन कितने, 2, इधर कितने, 1। क्या करूं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट PbO प्लस ट्वाइस NO2 प्लस O2। नाइट्रोजन क्या हो गए, बराबर। लेकिन अब ऑक्सीजन के पास आते हैं क्योंकि बाकी एटम तो बराबर है। अब देखिए 3 2 6, इधर 1 4 5 2 7, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, 6। तो क्या करें कि भाई ऐसा करो, यहाँ O2 की जगह O लिख दो, इधर भी 6 रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप हमेशा ध्यान रखें जब भी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ऐसा करने पर उस एलिमेंट या उस कंपाउंड के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। उस कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मूला अनअफेक्टेड रहेगा। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आउटर साइड में करेंगे, इनर साइड में नहीं। ये जो मल्टीप्लिकेशन अंदर है इसे कहते हैं इनर कोफिशिएंट, जबकि जो बाहर मल्टीप्लाई करते हैं इसे क्या बोलते हैं, आउटर कोफिशिएंट। तो जब भी बैलेंसिंग करते हैं तो इनर कोफिशिएंट के साथ कुछ नहीं करते, हम किसके साथ करते हैं, आउटर कोफिशिएंट के साथ। तो याद रखना ये O2 की जगह O नहीं लिखा जा सकता। हाँ, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब आधे का, हाफ का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ का मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचेगा, आधा मॉलिक्यूल। तो देखो जरा, PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट PbO प्लस ट्वाइस NO2 प्लस हाफ ऑफ O2। जैसे ही आपने हाफ का मल्टीप्लाई करा तो 3 2 6 तो इधर थे, 1 2 2 4 1 5, अब इधर 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचेगा, 1, तो 5 1 6। ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस। मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। लेकिन आप याद रखेंगे जब भी रिएक्शन की बैलेंसिंग करी जाती है तो ड्यूरिंग द बैलेंसिंग कभी भी फ्रैक्शनल कॉफिशिएंट नहीं बचना चाहिए। और जब फ्रैक्शनल नहीं बचना चाहिए, किसी होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे कि यहाँ से 2 हट जाए। तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई 4 का 6 का 8 का किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किसका, जो मिनिमम पॉसिबल, जो सबसे छोटा ऐसा नंबर हो जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, जो ये डिवाइड में है, उसी का आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के एटम क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब। तो जब भी आप फ्रैक्शनल टर्म को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उस इंटीजर का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ उसी मॉलिक्यूल में नहीं, पूरी की पूरी रिएक्शन में करते हैं। आपने क्या करना है, पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट ट्वाइस PbO प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ में नीचे 2 है, ऊपर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, O2। नंबर ऑफ एटम्स को देखो, 2 Pb नाइट्रोजन 2 तो ये थे, 2 2 4 4 ऑक्सीजन, 3 2 6 6 2 12, तो 2 4 2 8 8 और 2 10 हो गए, 10 to 12। तो नंबर ऑफ वेरियस एटम्स अब क्या है यहाँ पे, बराबर। तो फिर ये रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस। तो याद रखने वाली बात क्या थी कि हम कभी भी बैलेंसिंग के दौरान किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नोट पॉइंट डाल के इसे मेंशन करेंगे। We should never
change the formula of an element or compound to valence a chemical reaction. We should never change the formula of an element or compound to valence a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन को वैलेंस करते समय हम लोग उस कंपाउंड या उस एलिमेंट के फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भाई एक ऑक्सीजन कम करना था, चलो ऐसे करते हैं, पीबीओ की जगह पीबी लिख देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो लेड ऑक्साइड बचा ही नहीं, मतलब वो रिएक्शन ही नहीं हुई जो आप देख रहे थे, जिसको बैलेंस करने की बात कर रहे थे। मतलब बैलेंसिंग के दौरान नेचर ऑफ द कंपाउंड कभी भी चेंज नहीं करेंगे। फोर्थ जो आपको दिया गया था क्वेश्चन, FeSO4 जिसे हीट किया था, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना था। यहाँ पे पहला काम वही टेबल बनाते हैं, एलिमेंट LHS RHS। एलिमेंट कौन कौन है? आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। LHS में 1, RHS में 2। LHS में सल्फर कितने हैं? 1। RHS में कितने हैं? 2। LHS में ऑक्सीजन कितने हैं? 4। RHS में 3 2 5 5 3 8। तो फिर देखो, पहले देखो आयरन भी डिस्टर्ब है, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी। देखिए सल्फर के साथ जाएंगे 2-2 जगह, बात नहीं करेंगे अभी। ऑक्सीजन 3-3 जगह नहीं देखेंगे। किसके साथ जाएंगे फिर? आयरन के साथ, क्योंकि वो सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट है। एक जगह का मतलब RHS में एक जगह है, LHS में एक जगह है ना। तो अब क्या करें? इधर कितने आयरन? 2, इधर कितने? 1। क्या करूं? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिएक्शन क्या हो जाएगी? ट्वाइस FeSO4 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई करा, आयरन के एटम्स क्या हो गए? बराबर। और आयरन एटम के साथ साथ सल्फर और ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो चुके हैं? बराबर। देखो 2 1 2, 2 सल्फर ऑलरेडी है, 4 2 8, 3 2 5 3 8। ऑलरेडी हमारी रिएक्शन अब क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। एक और एग्जाम्पल था जो आपको दिया गया था, एक और एग्जाम्पल था, दैट इज BaCl2 प्लस Na2SO4 gives out BaSO4 प्लस NaCl। तो अगेन पहले क्या करें? टेबल बनाते हैं, एलिमेंट LHS इधर RHS। एलिमेंट कौन सा है? बेरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। बेरियम LHS में 1, RHS में 1। क्लोरीन LHS में 2, RHS में 1। सोडियम LHS में 2, RHS में 1। सल्फर LHS में 1, RHS में भी 1। ऑक्सीजन LHS में 4, RHS में 4। देखिए आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते थे, देखो सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों के अलावा तो कहीं है नहीं, तो सल्फेट को आप इकट्ठा भी लिख सकते थे, बट बेसिक के साथ जा सकता, एटम्स की फॉर्म में ब्रेक करके भी जा सकता। तो देखो अनबैलेंस्ड फॉर्म में कौन है? सोडियम है, क्लोरीन है। बैलेंस करते हैं, इधर कितने सोडियम? 2, इधर कितने? 1। क्या करूं? 2 का मल्टीप्लाई, रिएक्शन क्या हो जाएगी?
BaCl2 BaCl2 plus Na2SO4 gives out VaSO4 plus twice NaCl। सोडियम को बैलेंस करते ही क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है और हमारी ये रिएक्शन भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ये थे हमारे लेक्चर 1 के 5 क्वेश्चंस जो कि बैलेंसिंग के पर्पस से आपको दिए गए थे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से निकल के आई, नोट पॉइंट पे हमने उसे मेंशन भी किया, वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप कभी भी किसी एलिमेंट या कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। कुछ बातें और करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, रिएक्शन जो होती हैं हीट के एक्सचेंज की बेसिस पे कि हीट लॉस हो रहा है, हीट गेन हो रहा है, इस बेसिस पे दो तरीके की होती थी, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। देखो जनरली जब हम लोग किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो फिर वो प्रोसेस कैसे होने चाहिए थे, एंडोथर्मिक होने चाहिए थे। तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कैसा होना चाहिए था, एंडोथर्मिक, लेकिन होता कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो जानते हैं ऐसा क्यों। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वही है, प्रोसेस ऑफ respiration is considered as an exothermic process। देखो बात आती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हम तो कहते हैं रेस्पिरेशन, तो हम लोग रेस्पिरेशन को कभी कभी ये समझ लेते हैं कि भाई हमने क्या करा, गैस को इनहेल किया और एक्सहेल किया, इट इज द रेस्पिरेशन। लेकिन नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं होता, ये तो क्या है, सिंपली ब्रीदिंग है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। रेस्पिरेशन क्या है, उन वो गैसेज हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती हैं, तो डाइजेशन के रिजल्टेंट जो ग्लूकोज बना होता है, उस ग्लूकोज को वो ऑक्सीजन ब्रेक कराने का काम करती है, और उस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के दौरान सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इसीलिए हम लोग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को कंसीडर करते हैं एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद रखना, डिफरेंस याद रखना, ब्रीदिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपली क्या है, ब्रीदिंग है, जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखते हैं जरा, process of respiration is considered as an exothermic process because release of energy takes place during the process, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का रिलीज होता है। देखिए इसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज कौन सी एयर थी, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन था उस एयर में। इस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन ब्रेक करेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकलेगा यहाँ पे, एनर्जी रिलीज हो। बैलेंस फॉर्म में लेते हैं, 6CO2 6H2 6O2, रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड हो गई। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसके दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसीलिए इस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को कंसीडर किया जाता है एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। देखो रेस्पिरेशन नाम आई गया है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, बाकी बहुत कुछ जो डिटेल में है वो आप अपनी बायो में पढ़ेंगे इसके बारे में। रेस्पिरेशन सिंपली क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ breakdown of it is the process of breakdown of glucose
in presence of oxygen, during which release of a huge amount of energy takes place. During which release of a huge amount of energy takes place. और ये जो रिलीज होने वाली एनर्जी है ये हमारी बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग में जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज को करने में यूटिलाइज हो जाती है और इसीलिए हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं कैसा एक्सोथर्मिक। और जो एनर्जी यहाँ पे जो रिलीज होती है उसको बॉडी स्टोर करती है किसकी फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में दैट इज एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी के बारे में एक बात याद रखेंगे आप एटीपी इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों को कुछ चाहिए होता है तो क्या देते हैं मनी, उसी तरीके से बॉडी की एक्टिविटीज के लिए जो करेंसी यूज होती है दैट इज द एनर्जी वाली, वो कौन होती है एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसी तरीके से एक और आपका प्रोसेस है उसको भी जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं एक बार रेस्पिरेशन की रिएक्शन दोबारा से लिख देता हूँ। C6H12O6 plus 6O2 gives out 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। इसी तरीके से एक प्रोसेस और होता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फैमिलियर टर्म है, 7th-8th से आप इसको पढ़ रहे हैं, पहले से भी पढ़ते हैं। जब जैसे प्लांट से रिलेटेड कोई भी स्टडी होती है तो फोटोसिंथेसिस की बातें आती है। फोटो का मतलब सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। जब कोई भी प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई सिंथेसिस होती है तो उसे क्या बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कहां से ली जाती है एटमॉस्फेयर से और वाटर कन्वर्ट होता है किसमें C6H12O6 कौन है ये ग्लूकोज साथ में वाटर H2 बैलेंस्ड फॉर्म में अगेन 6CO2 6H2O और यहाँ पर 6O2 H2O नहीं है O2 है ऑक्सीजन रिलीज होगी साथ में यहाँ पे क्या होगा सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस तो मस्ट नाम ही है फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होने वाला है। साथ में ये तब होता है जब वहां पे ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज द क्लोरोफिल। तो 6CO2 plus 6H2 in presence of sunlight chlorophyll it gives C6H12O6 plus 6O2 and it is the glucose। और यही वो ग्लूकोज है जिसको रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो बताइए एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्यों क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है किसकी फॉर्म में सनलाइट। भाई लाइट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हम लोग बोलेंगे इट इज considered as an endothermic process because energy is absorbed during the process in the form of
सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक, जबकि रेस्पिरेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। दोनों टर्म्स को याद रखेंगे, कौन एक्सो है कौन एंडो है, एंडो है तो क्यों और एक्सो है तो क्यों। इसी तरीके से हमने सबसे पहले एक एक्टिविटी की बात करी थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को लेकर। जब मैग्नीशियम रिबन को या किसी भी चीज को जलाते हैं तो जलने के दौरान आप कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसे हीटअप करते हैं। हमारे मन में सीधी सी एक बात आती है कि भाई इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग कभी भी एंडोथर्मिक नहीं होती, एक्सोथर्मिक होती है। क्योंकि इनिशियली हम लोग जरूर उसे हीटअप कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर दैट वो बर्न करती थी व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। तो वो जो डेजलिंग फ्लेम है वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस कर रही है, हीट भी साथ में जनरेट होती है। तो हम लोग दूसरे पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ribbon is considered as an exothermic process. Considered as an exothermic process because energy is released during the process in the form of heat and light. जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिलता था, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती थी। इसकी वजह से हम लोग लाइट एनर्जी की बात करते थे और हीट एनर्जी की भी बात करते थे। बैलेंस कर सकते हैं, ट्वाइस mg ट्वाइस mgO। सिमिलरली एक और केस है, मैंने अभी भी बोला था डिकम्पोजिशन की बात, तोड़ने की बात, ब्रेकडाउन की बात जैसे ही आती है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हमारे मन में आता है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या था वहाँ, एक एक्सेप्शन। उसी तरीके से कंडीशन और है यहाँ पे, वेजिटेबल मैटर जो होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन है वो भी किस कैटेगरी में आता है, एक्सोथर्मिक। हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matter also considered as an exothermic process। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे जो कुछ दो तीन बेसिक चीजें थी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस को लेकर के, वो हम लोगों ने यहाँ पे बात। एक डाउट और आया था कि भाई ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्योंकि मैंने सिंपली बोला था प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट के लिए मैंने एक सिंपल सा टर्म यूज किया था, प्रेसिपिटेट के लिए एक टर्म यूज किया था, अनडिजॉल्व्ड मास। तो किसी भी प्रोसेस के दौरान ऐसा कोई भी एक मास क्रिएट होता है, ऐसा सब्सटेंस जो बनता है जो कि उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व ना होने की कैपेबिलिटी ना रखता हो, तो उसे आप क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सिंपली डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, it is the undissolved mass which separates out from the solution, which separates out from the solution during a
केमिकल रिएक्शन, जब कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, केमिकल प्रोसेस हो रहा होगा और उसके दौरान अगर एक अनडिजॉल्व्ड मास बनता है जो कि उस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाए, जो उसमें घुला ना हो, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब हम लोग आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन हम लोग 5 टाइप्स की पढ़ते हैं। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन को RXN से लिख रहे हैं शॉर्ट में। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट reaction, and fifth one is redox reaction. ओवरऑल 5 टाइप से हमें रिएक्शन पढ़ दिए, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टाइप की केमिकल रिएक्शन को, एंड दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए नाम में ही कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? चीजों का जुड़ना। तो ऐसी कोई रिएक्शन जहां दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करें, जुड़े और जुड़ करके एक नए कंपाउंड को फॉर्म करें। ये सिंपली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द रिएक्शन in which combination of two or more species, हम लोग टू स्पीसीज के कॉम्बिनेशन की बातें करते हैं, in which combination of two or more species takes place to form a single compound is called combination reaction. Is called combination reaction. सिंपली हमने बोला है द रिएक्शन इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्पीसीज टेक्स प्लेस टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा स्पीसीज कंबाइन करें जिसके रिजल्टेंट एक नया कंपाउंड बने तो उसे आप क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। जनरल इक्वेशन, मान लीजिए दो सब्सटेंस थे ए और बी, ये दोनों जुड़ करके आपस में नई स्पीसीज सी को बनाने लगे, तो ये दो चीज जुड़ करके एक हो रही हैं, तो फिर इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरल इक्वेशन बोले या रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं आप, एक ही बात है, जनरल इक्वेशन या रिप्रेजेंटेशन। कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल्स हम लोग 3 कैटेगरी में रखेंगे कि जो कॉम्बिनेशन है, मैंने बोला था कि दो स्पीसीज की कॉम्बिनेशन की बातें हमें करनी है, तो जो दो स्पीसीज है यहाँ पर वो या तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं,
या दोनों के दोनों कंपाउंड्स हो सकते हैं, या उनमें से एक एलिमेंट हो सकता है और एक कंपाउंड हो सकता है। तो फर्स्ट टाइप की यहाँ पे बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, या सिंपली से बोले तो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसे बोल सकते हैं। तो जो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल को की बात हम लोग करने वाले थे। तो मैग्नीशियम आप ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किए थे, व्हाइट पाउडर मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये कौन है, मैग्नीशियम, नाम जानते हैं इसका, ये ऑक्सीजन, इसका मैं लिख दे रहा हूँ। ये कौन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका व्हाइट पाउडर आपको मिलता था। मैग्नीशियम व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होती थी। बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन को लिखते हैं तो ट्वाइस एम जी और ट्वाइस एम जी, बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड को बना रहे हैं, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप इसे बोल पाएंगे। या आपने क्या करा, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया, इसने क्या बनाया, वाटर। बैलेंस करते हैं, ट्वाइस ऑफ H2, ट्वाइस H2O, फॉर्मूले नाम इनके सबके आपको ऑलरेडी पता है। तो ये क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी ये भी। यहाँ पर भी एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, मिलकर ये कंपाउंड बना रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स लिख सकते हो, मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैसियस होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगेन पाउडर है, सॉलिड होगा, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर यहाँ पे जो मिलता है वो कैसा होता है, लिक्विड। सेकेंड टाइप की बात करते हैं, एंड दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। जब दो कंपाउंड्स एक दूसरे को के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे भी। आपने क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसको वाटर के साथ मिक्स करा। ऐसा करने पर क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मैं नाम लिख देता हूँ इनके सबके, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कौन है, वाटर जानते हैं आप, ये कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फिजिकल स्टेट सिंपली सॉलिड, ये क्या है आपका, लिक्विड है, वाटर है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, तो ये कैसा होगा, एक्वस होगा। एक्वस किसे बोलते हैं वो भी समझते हैं जरा। जब किसी भी चीज को आप वाटर में डालते हैं और वाटर में डालने पर वो वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बनाता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एक्वस बोलने लगते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो, एक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा कंपाउंड वाटर है, दोनों कंबाइन होकर के कंपाउंड को बना रहे हैं, तो फिर ये कॉम्बिनेशन हो गया दो कंपाउंड। देखिए ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है। इस रिएक्शन की अगर आपको अगर याद हो तो इसे हमने टाइप ऑफ रिएक्शन जब एक्सो और एंडो पढ़ा था तो वहां देखा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में रिलीज होती है हीट। मतलब ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, याद रखेंगे इस चीज। आगे थर्ड टाइप की बात यहाँ पे हम करते हैं, एंड थर्ड टाइप है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एक कोई एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा और उनके कॉम्बिनेशन की बात करें। तो इसके भी एक एग्जांपल को लेते हैं हम लोग। हमने मान लीजिए किसे ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लिया, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दो। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, कंबाइन करके ये क्या करते हैं, CH3OH बनाते हैं, जो कि क्या होता है, एक लिक्विड, मीथेनॉल, जिसका नाम होता है मीथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। ये कौन था, कार्बन
मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोजन थी। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन रिएक्शन में ऊपर टेम्परेचर मस्ट होता है, कहीं पे तो हम लोग सिर्फ हीट लिख देते हैं, कहीं उस टेम्परेचर को स्पेसिफाई करते हैं। तो इस रिएक्शन को होने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके साथ साथ अराउंड 300 एटीएम प्रेशर चाहिए होता है। और इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए जो कैटलिस्ट लगते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम का एक ऑक्साइड रहता है CrO3। देखिए ये दोनों बिहेव करते हैं कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को कैटलाइज करना, मतलब स्पीड अप करना। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? इस प्रोसेस को तेज करने का काम करेंगे, स्पीड अप करने का काम करेंगे। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बैलेंस करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्वाइस H2 हो जाएगा, बैलेंस्ड फॉर्म में है। ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। ये रिएक्शन डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि टू गैसेस कंबाइन एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 300 एटीएम प्रेशर टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो बताइए वो कंपाउंड कौन होगा? उस कंपाउंड में यूज होने वाले कैटलिस्ट का क्या नाम होगा? क्या बोला है इनको हमने? कैटलिस्ट, CATALYST, जो कि क्या करते हैं? प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, तेज करने का काम करते हैं। तो एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन हो गया, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन हो गया, और एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन भी हो गया। देखिए एक दो चीजें यहाँ पर हम लोग और समझते हैं। कुछ याद रखने के लिए चीजें हैं, कुछ नाम हैं जिनको मैं यहाँ पे याद रखना होगा। जैसे एक आपका है CaO, एक है CaOH का होल ट्वाइस, एक है CaCO3। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिमिलरली इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये तो इनके केमिकल नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन नामों से भी इन्हें यूज किया जाता है, जिन बोला जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के लिए आप बोलते हैं क्विक लाइम। अगर कहीं क्विक लाइम लिखा होता है तो उसका मतलब भी किससे होता है? CaO से होता है। कहीं अगर लिखा है लाइम वाटर, लाइम वाटर लिखा है, या 10th लेवल पे लाइम वाटर के अलावा वो स्लेक्ड लाइम भी लिख दें, स्लेक्ड लाइम भी लिख दें, तो उसका मतलब भी आपके लिए किससे होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। वैसे आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉल्यूशन या सस्पेंशन वेरियस कैटेगरीज में होता है, तब उसे मिल्क ऑफ लाइम या लाइम वाटर बोला जाता है। बेसिकली आप याद रखेंगे लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम कुछ भी बोला जाए तो आप केमिकली आपको किससे मतलब होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन के साथ साथ कहीं चौक लिखा मिले, मार्बल लिखा मिले, वो या एग शेल लिखा मिले, एग शेल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख देता हूँ। एग शेल, उसका नहीं, कवरिंग, जो अंडे का ऊपर छिलका होता है, एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग शेल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना। ये कुछ नाम थे जो आपको याद रखने थे। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा सा, उस कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखिए जब व्हाइट वॉश किया जाता है, जब घर पे पुताई होती थी पहले, तो व्हाइट वॉश जो किया जाता था उसके लिए हम लोग एक सब्सटेंस का यूज करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड का। और उस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते थे। ऐसा करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन मिलता था। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलता था। साथ में हीट रिलीज होती थी, मैंने अभी पहले भी बोला था एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को ही हम लोग यूज करते थे किसके लिए? व्हाइट वॉश के लिए। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, सब्सटेंस कौन सा यूज होता है व्हाइट वॉश में?
कैल्शियम ऑक्साइड, और सॉल्यूशन कौन सा यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप याद रखेंगे सॉल्यूशन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश कौन है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और दूसरा है सब्सटेंस whose solution, the substance whose solution is used for white wash, तो वो कौन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर आपसे बोला जाए सॉल्यूशन कौन सा है जो व्हाइट वॉश में यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो सब्सटेंस कौन सा है जिसके सॉल्यूशन को यूज करते हैं, तो वो सब्सटेंस कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखेंगे, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि सॉल्यूशन का भी आप सब्सटेंस, उस चीज को आप याद रखें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और है, आप इनिशियली देखते हैं जब व्हाइट वॉश किया जाता है, तो इनिशियली जब व्हाइट वॉश किया जाता है तो थोड़ा सा उसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा डल होता है, भद्दा होता है, डार्क होता है। लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन बाद आप जब उसे ऑब्जर्व करते हैं तो ब्राइट शाइनी अपीयरेंस वहां पे आता है। तो ऐसा क्यों, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों। तो होता क्या है, जो हम क्वेश्चन में पहले लिख देता हूँ, या क्वेश्चन क्या ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इनिशियली हमने किसको अप्लाई किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। एटमॉस्फेयर में कौन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर को बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने व्हाइट वॉश में यूज किया, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, जिसके रिजल्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। और इसका अपीयरेंस होता है मिल्की, इसका कलर कैसा होता है, मिल्की, मतलब जो सॉल्यूशन होता है एक मिल्की कलर का सॉल्यूशन वहां पे ऑब्टेन होता है। वाटर एवेपोरेशन में चला जाता है और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से एक व्हाइट शाइनी अपीयरेंस ऑब्जर्व होने लगता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आफ्टर 2 or 3 days of white wash, it appears white and shiny because it combine with atmospheric carbon dioxide to form calcium carbonate, which is responsible for white and shiny appearance। जब व्हाइट वॉश होता है तो उसके 2 या 3 दिन के बाद वो व्हाइट और शाइनी अपीयर होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसका कलर होता है मिल्की, जिसकी वजह से वो व्हाइट शाइनी अपीयर होने लगता है।